नमस्ते एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, जिसका नाम होगा स्टेराइन हैबिटेट वेला संगम आवास। स्टेराइन हैबिटेट। तो बात करते हैं अपन वेला संगम आवास किसे कहते हैं। जब स्वच्छ नदी का जल समुद्र के सांद्र जल में आकर गिरता है तो इस प्रकार निर्मित होने वाले आवास को वेला संगम आवास कहते हैं। स्वच्छ नदी का जल जब समुद्र के जल में आकर गिरता है, क्योंकि सभी नदियां जो होती हैं वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो गिरेगा तो गिरने से जिस आवास का निर्माण होगा उस आवास को वेला संगम आवास कहते हैं। प्रिट आर्ट के अनुसार इन्होंने बताया कि जब समुद्र के सांद्र जल को नदी के जल द्वारा तनुकारी बनाया जाता है, समुद्र का जो जल होता है वो लवणीय होता है, यानी कि उसमें लवण की मात्रा अधिक होगी, यानी कि NaCl अधिक होगा। तो समुद्र का जो जल होगा वह सांद्र होगा, सांद्र जल होता है। जब इसमें स्वच्छ जल यानी कि नदियों के जल को मिलाया जाएगा तो समुद्र का जो जल होगा वह तनुकारी होगा। तो जो आवास निर्मित होगा उसको ही वेला संगम आवास या स्टेराइन हैबिटेट कहते हैं। ये बताया प्रिट चार्ट ने। इसके बाद देखते अपन वेला संगम आवास की विशेषताएं। वेला संगम आवास में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो फर्स्ट विशेषता देखेंगे अपन इसमें लवणीय पदार्थों की अनियमितता। इन आवासों में ऊपर स्वच्छ नदी का जल व गहराई में समुद्र का जल प्रेजेंट होता है। ऊपर की ओर नदी का जल होगा, जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तो गहराई के अंदर समुद्र का जल प्रेजेंट होगा। इस कारण गहराई में लवणीय पदार्थों की अधिकता बनी रहती है, क्योंकि गहराई में समुद्री जल होता है। सतह पर कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, यानी कि सतह पर नदियों का जल मिलेगा। अगली विशेषता देखते हैं अपन O2 की अनियमितता। इन आवासों के ऊपरी भागों में O2 अधिक व निचले भागों में O2 की सांद्रता अपेक्षाकृत कम बनी रहती है। ऊपरी भागों के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वह अधिक होगी, और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तो उन भागों के अंदर O2 की जो मात्रा होगी, जो सांद्रता होगी, वो कम होती जाती है। अगली विशेषता देखें अपन प्रकाश की अनियमितता। इन आवासों की गहराई अधिक होने पर सतह पर प्रकाश अधिक व पेंदे पर प्रकाश का भाव बने रहने से एफोटिक क्षेत्र बन जाता है, यानी कि सतह पर प्रकाश अधिक रहेगा लेकिन गहराई बढ़ती जाएगी, यानी कि पेंदे पर प्रकाश का बिल्कुल ना होना, यानी कि प्रकाश का अभाव होगा। और जब प्रकाश का अभाव होता है तो इस प्रकार बने क्षेत्र को एफोटिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ प्रकाश उपलब्ध ना हो। इस कारण यहाँ प्रकाश की अनियमितता बनी रहती है। अगला देखते हैं अपन विशेषता में तापमान की अनियमितता।
तापमान प्रकाश पर ही निर्भर करता है। प्रकाश जैसे जैसे बढ़ेगा तापमान भी बढ़ता है। तो जो प्रकाश होगा वह सतह पर अधिक होगा तो तापमान भी सतह पर अधिक होता है। और जैसे गहराई में देखेंगे अपन तो गहराई या पेंदे पर तापमान कम होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश कम होता है, इसलिए वहाँ का तापमान भी कम होगा। इसके बाद बात करते अपन बेला संगम आवास के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ विस्टेराइन हैबिटेट। तो देखते अपन प्रकार बेला संगम आवास के प्रकार। फर्स्ट प्रकार देखें अपन सोल्ट वेज विस्टेराइन तो लवणीय किनारों वाला बेला संगम आवास। जब नदी का जल टाइडलेस समुद्री जल में आकर गिरता है तो इन आवासों का निर्माण होता है। यानी कि ऐसे स्थान समुद्र वाले जहाँ पर ज्वार या जलधाराएं एब्सेंट होती हैं और उसमें जब नदी का जल आकर गिरेगा तो इन आवासों का निर्माण होगा, यानी सॉल्ट वेज विस्टेराइन हैबिटेट का। इसके बाद अपन बात करें अगले प्रकार की, पार्शली मिक्स्ड विस्टेराइन। मिक्स्ड विस्टेराइन जब नदी का जल टाइड युक्त, यानी जब नदी का जल टाइड युक्त समुद्री जल में आकर गिरता है। किसमें आकर गिरेगा? समुद्री जल में। यानी कि समुद्री जल में जहाँ पर टाइड्स उठती हैं वहाँ पर अगर नदी का जल आकर गिरता है तो इन आवासों का निर्माण होगा, यानी पार्शली मिक्स्ड विस्टेराइन का। इन आवासों में समुद्र के जल व स्वच्छ नदी के जल का पूर्ण रूप से मिश्रण नहीं हो पाता, बल्कि यह जल आंशिक रूप से मिश्रित होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको पार्शली। पार्शली मतलब आंशिक रूप से मिश्रण होगा नदी के जल में और समुद्र के जल में। इसके बाद बात करते हैं अपन कंप्लीट मिक्स्ड विस्टेराइन। जब नदी का जल गहरे समुद्री जल में आकर गिरता है, इन दोनों प्रकार के जल का पूर्ण रूप से मिश्रण हो जाता है। नदी का जल जो होगा वह गहरे समुद्री जल में आकर गिरेगा, तो गिरने से इन दोनों जल का आपस में पूर्ण रूप से मिश्रण होगा और मिश्रण होने से जिस आवास का निर्माण होगा उसे कंप्लीट मिक्स्ड विस्टेराइन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन जोर्ट्स। अगला प्रकार जोर्ट्स। जब नदी का जल अधिक गहरे समुद्री जल में आकर गिरता है तो इन आवासों का निर्माण होता है। तो जल होगा नदी का, वह गिरेगा गहरे समुद्री जल में, यानी कि गहरे समुद्री जल में आकर गिरेगा तो जोर्ट्स का निर्माण होगा। अगला टाइप देखिए अपन बार बिल्ट या रोदी का निर्मित बेला संगम। जब स्वच्छ नदी का जल समुद्र के जल में आकर गिरता है तो इनके संगम स्थल पर एक उबार समान संरचना बनती है जिसे डेल्टा कहते हैं। यानी कि जब नदी का जल और समुद्र के जल में आकर गिरता है तो नदी का जो जल होगा वह समुद्र में आकर गिरेगा, तो उनके संगम पर, उनके संगम स्थल पर एक उभारनुमा या उभार समान संरचना बनेगी।
इस उभार समान संरचना को डेल्टा कहते हैं। यानी कि बार बिल्ट की विशेषता होगी, यानी बार बिल्ट जो बेला संगम आवास होगा इसमें डेल्टा का निर्माण होता है। इसके बाद बात करें अपन बायोटा ऑफ स्टेराइन हैबिटेट, यानी कि वेला संगम में उपस्थित जंतु। तो इन आवासों में जो पाए जाने वाले जंतु होंगे वो लवणीय पदार्थों के प्रति सहनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो बात करेंगे अपन बायोटा ऑफ स्टेराइन हैबिटेट। तो दो प्रकार के होंगे लवणीय पदार्थों की सहनशीलता के आधार पर। फर्स्ट देखिए अपन ओलिगो हेलाइन, वे जंतु जिनमें लवणीय पदार्थों के प्रति कम सहनशीलता पाई जाती है, यानी कि इनमें कम सहनशीलता होगी लवणीय पदार्थों के प्रति। देखिए इसमें अमीबा व पैरामीशियम जो लवणीय पदार्थों के प्रति कम सहनशीलता दर्शाते हैं। अगला प्रकार देखिए अपन यूरिहेलाइन, वे जंतु जिनमें लवणीय पदार्थों के प्रति अधिक सहनशीलता पाई जाती है। यूरिहेलाइन के जो जंतु होंगे वह लवणीय पदार्थों के प्रति अधिक सहनशील होंगे। इसमें देखिए अपन एग्जाम्पल यूक्का, क्रेब, फिश, स्नेक। इसके बाद बात करें अपन स्टेराइन हैबिटेट में पाए जाने वाले जंतुओं के अनुकूलन। जंतु में कौन कौन से अनुकूलन देखने को मिलेंगे? यहाँ प्रकाश और तापमान की अनियमितता बनी रहती है, इस कारण जंतुओं को इसके प्रति अनुकूलित होना पड़ता है। इनकी तापमान व प्रकाश अनियमित होगा, यानी कि इनकी मात्रा कम भी हो सकती है, इनकी मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है सामान्य से। तो जंतुओं को तापमान या प्रकाश के प्रति अनुकूलित होना पड़ता है। अगला अनुकूलन देखिए अपन, यहाँ लवणीय पदार्थ व O2 की अनियमितता बनी रहती है, यानी कि लवणीय पदार्थों की मात्रा कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है सामान्य से। ऑक्सीजन की भी अनियमितता होगी और जंतुओं को इसके प्रति भी अनुकूलित होना पड़ता है। ये दो मुख्य अनुकूलन होने चाहिए, तो वो जंतु स्टेराइन हैबिटेट में पाए जा सकते हैं या उनमें ये विशेषता देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ अपन ने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर के अंदर अपन चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।